नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और आप सभी विद्यार्थियों का विश्व इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हमारा जो लेसन 10th क्लास का चल रहा था आरबीसी, उसका पार्ट है वो सेकेंड में आपको बताने वाला हूँ। हमने पार्ट फर्स्ट में किस किस की बात कर ली थी। हमने भोजन के बारे में पढ़ा, भोजन के 2 प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और कुपोषण की हमने डेफिनेशन जानी कि कुपोषण क्या होता है। फिर हमने 2 प्रकार के कुपोषण पढ़े, एक तो विटामिन कुपोषण और एक प्रोटीन कुपोषण। अब हमारा जो तीसरा कुपोषण है वो कौन सा होगा? खनिज कुपोषण होगा। जो खनिज लवण होता है उनकी कमी से अगर खनिज लवणों की हमारे शरीर में लंबे समय तक कमी होती है तो वो खनिज कुपोषण कहलाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो इसमें आपका जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है? खनिज कुपोषण। तो आपको पता है खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। खनिज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? जो सोडियम है, यहाँ पर मैं खनिज तत्व लिख रहा हूँ सारणी में। आपको एक सारणी से डिटेल्स के माध्यम से आपको पूरी सारणी समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है? खनिज तत्व, ठीक। यहाँ पर खनिज तत्व लिखना है। यहाँ पर जो खनिज तत्वों के स्रोत हैं, कौन कौन से पदार्थों में खनिज तत्व है वो पाए जाते हैं, और इनके क्या क्या कार्य हैं, यहाँ पर कार्य आ जाएंगे। और यहाँ पर कमी से रोग, ठीक है। तो इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सोडियम। तो पहला जो खनिज तत्व है वो कौन सा है? सोडियम है, ठीक है। तो आपके सोडियम दे रखा है, सोडियम। अब आपको पता है कि सोडियम है उसका प्रतीक क्या होता है? आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको इसका प्रतीक याद होना चाहिए, Na होता है, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है Na। अब मैं बात करूं कि सोडियम किन किन पदार्थों में पाया जाता है, यानी किन किन स्रोतों से हमें सोडियम प्राप्त होता है। तो सोडियम है वो हरी सब्जी, दूध, अंडे, इन पदार्थों में सोडियम है वो पाया जाता है। अब सोडियम है वो कार्य क्या करता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में है जो तंत्रिकीय आवेग होता है, तंत्रिकीय आवेग का संचरण करता है। यानी जो भी तंत्रिका जो सूचना पहुंचाती है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में, तो वो सूचना पहुंचाने में जो सोडियम है वो खनिज तत्व क्या करता है? मदद करता है। यानी तंत्रिकीय आवेग के संचरण में सहायक होता है। दूसरा ये क्या करता है? शरीर होता ना हमारा, शरीर का संतुलन बनाता है। शरीर का क्या बनाता है? संतुलन बनाता है। शरीर का संतुलन। अब आपको मैं बताऊं कि सोडियम की अगर शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा? अगर सोडियम की कमी हो रही है शरीर में, खनिज तत्व सोडियम की, तो ये जो कार्य हो रहा है ना, इनकी क्रियाएं क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। यानी जो कार्य है शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, बिगड़ जाएगा, ठीक। और तंत्रिकीय आवेग का संचरण है वो भी नहीं होगा। तो ये सोडियम की कमी हो गई। कमी से क्या हो सकता है? अब मैं बात करूं दूसरा हमारा जो खनिज तत्व है वो क्या है? पोटेशियम। अब पोटेशियम का प्रतीक आपको बता दूं कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। तो पोटेशियम का प्रतीक है वो K होता है। क्या होता है? K होता है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K होता है। ये सोडियम के बारे में है, सोडियम का डिटेल से हमने पढ़ लिया। अब पोटेशियम खनिज तत्व की बात करें तो पोटेशियम किन पदार्थों में पाया जाता है? तो पोटेशियम है वो सभी पदार्थों में पाया जाता है, सभी पदार्थों में पाया जाता है।
यानी पोटेशियम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है, जितने भी लगभग पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उन सभी में पोटेशियम पाया जाता है। अब आपसे पूछे कि पोटेशियम का कार्य क्या है, जो हमने सोडियम का कार्य पढ़ा है वो ही किसके कार्य हैं, पोटेशियम के कार्य हैं। तो ये भी क्या करता है, ये भी तंत्रिकीय आवेग संचरण में सहायक होता है। तंत्रिकीय आवेग संचरण में सहायक, यानी जो सूचनाएं मस्तिष्क को तंत्रिका कोशिका पहुंचाती हैं तो उसमें क्या पोटेशियम और सोडियम दोनों सहायक होते हैं, सहायक। और दूसरा कार्य क्या है, ये भी क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है, संतुलन बनाना ये भी शरीर का क्या करता है, संतुलन बनाता है। और अगर कमी हो जाए पोटेशियम की शरीर में तो क्या होगा, ये कार्य क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तंत्रिका आवेग का संचरण नहीं हो पाएगा, शरीर का संतुलन नहीं बन पाएगा अगर सोडियम और पोटेशियम की शरीर में अगर कमी हो रही है। तो जो मैंने ये कार्य लिखाई हैं ये कार्य भी सेम यहाँ पर, सॉरी कमी से जो रोग है ये यहाँ पर आपको रोग में हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ अगला हमारा जो खनिज तत्व है उसकी। तो ये खनिज तत्व जो तीसरा है वो क्या है, लौह तत्व ले सकते हैं हम इसको, यानी आयरन, Fe की मैं बात कर रहा हूं। तो आयरन क्या करता है, आयरन कहां पाया जाता है, यानी लौह कहां पाया जाता है, कौन से खनिज पदार्थों में पाया जाता है। तो जो बाजरा होता है, रागी होती है, गुड़ होता है, मांस होता है, यकृत, ठीक है, अंडे, यानी इन सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। अब लौह तत्व करता क्या है, कार्य क्या है, यानी Fe का कार्य क्या है। तो इसका कार्य शरीर में क्या है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ना रुधिर में, हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण कौन करता है, लौह तत्व करता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करता है। तो आपको इसके कार्य लौह तत्व के समझ में आ चुके होंगे। ये इन पदार्थों में तो पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण करता है। अब लौह तत्व की कमी से क्या हो जाता है, लौह तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, तो इसकी कमी से Hb से दर्शा सकते हैं हम हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, यानी रक्तहीनता रोग हो जाता है इसकी। तो यानी रक्तहीनता रोग हो सकता है व्यक्ति के अगर उसके शरीर में Fe की कमी है, यानी किसकी कमी है, लौह तत्व की कमी है। तो आपको 3 खनिज तत्व दिख रहे हैं। चौथा है वो खनिज तत्व क्या है, वो है फास्फोरस, यानी इसको किससे दर्शाते हैं, P, इसका प्रतीक क्या होता है, P होता है। आपको नहीं दिख रहा है तो ये आपको लिखना है, याद करना है कौन से स्रोत है, कौन से इनके कार्य हैं और इनकी कमी से क्या हो सकता है। तो जो कार्य है ना वो अगर इनकी कमी होगी तो ये जो कार्य मैंने बताए हैं वो कार्य कमी में आ जाएंगे, वो कार्य नहीं हो पाएंगे खनिज तत्व के। तो मैं इनको रफ कर रहा हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आगे और भी अच्छी वीडियो यहाँ पर मिलने वाली हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितने भी वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर जल्द से जल्द उपलब्ध होगी। और साथ में ही 10th, 11th और 12th एड्स RBC बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए भी यहाँ पर
जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ हैं वो मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो खनिज तत्व हमारा कौन सा रह गया? खनिज तत्व है, ठीक है, स्रोत और कार्य और कमी से रोग, ठीक है। हमारा अगला जो खनिज तत्व था उसका नाम मैंने क्या बताया था? फास्फोरस। और फास्फोरस का क्या होता है प्रतीक, आपको पता है? तो फास्फोरस का प्रतीक है वो पी होता है। अब स्रोत यानी फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? तो फास्फोरस है वो जितने भी हरी सब्जी, बाजरा, रागी, अंडे, दूध, यानी जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं उनमें लगभग फास्फोरस पाया जाता है। कार्य क्या होता है इसका? कार्य ये फास्फोरस क्या करता है? ये क्या करता है? हड्डियों को क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। हड्डियों को मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। और दांतों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। अब अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में फास्फोरस की तो क्या होगी? हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं बन पाएगी, दांत हैं वो भी मजबूत नहीं बन पाएंगे, यानी इनकी हड्डियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएंगी। हड्डियों का कमजोर होना किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से। हमारा अगला जो खनिज तत्व है वो कौन सा है? कौन सा है? वो है कैल्शियम। कैल्शियम, और कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca होता है, Ca। अब आपसे पूछ ले कि कैल्शियम किस में पाया जाता है, तो कैल्शियम भी लगभग ये जो मैंने फास्फोरस के लिखाए हैं सेम स्रोत इसके होते हैं। तो ये बाजरा, रागी, अंडे, दूध, दही, मांस, इन सभी में कैल्शियम पाया जाता है। अब आपसे पूछ ले कैल्शियम के कार्य क्या हैं? जो मैंने कार्य किसके लिखाए हैं? फास्फोरस के कार्य सेम टू सेम कार्य किसके होते हैं? कैल्शियम के कार्य होते हैं। तो इसके कार्य भी क्या हो जाएंगे? ये भी क्या करता है? हड्डियों को क्या करता है? मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। और दांतों को भी क्या करता है? मजबूत बनाता है, ठीक है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अगर कैल्शियम है उसकी शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगी? हड्डियां कमजोर होगी। यानी कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत, जो विटामिन डी होता है ना उसकी जो मात्रा है वो क्या करता? प्रदान करता है। और ये अगर आपको कमी पूछ ले कि कैल्शियम की अगर शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगी? हड्डियां कमजोर हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो हमारा जो अगला जो खनिज तत्व है वो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन, इसका प्रतीक क्या होता है? आई होता है। आयोडीन आपको पता है कहाँ पाया जाता है? नमक में पाया जाता है, ठीक है। नमक में पाया जाता है। पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, सब्जियों में, ठीक है। पत्तेदार सब्जियों में ये पाया जाता है। अब पूछ ले कि ये कार्य क्या करता है? आयोडीन। आयोडीन है जो
थायराइड ग्रंथि होती है शरीर के अंदर, उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन जो बनता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, वो हार्मोन बनाने में क्या होता है, ये आयोडीन सहायक होता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से आपको पता है गलगंड या घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। ठीक, यानी इस अगर आयोडीन की कमी हो रही है शरीर में तो उसकी गर्दन है वो फूल जाती है, तो गर्दन फूल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, गलगंड या घेंगा रोग बोलते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, खनिज तत्व हो गए। तो मैंने चार्ट के माध्यम से खनिज तत्व हैं, उनके स्रोत और इनके कार्य और इनकी कमी से क्या हो जाता है, कौन सा रोग होता है, तो वो आपको मैंने डिटेल से आपको सारणी के माध्यम से समझा दिया है। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा वो कौन सा है, तो हमने भोजन के बारे में पढ़ लिया, भोजन की कमी से जो रोग होते हैं, कुपोषण होता है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में, हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा हमारा, वो है स्वास्थ्य। भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य आपको पता ही है, जब स्वास्थ्य किसी का बिगड़ जाता है तो उसको कितनी मुसीबत आती है। तो स्वास्थ्य के बारे में अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्वास्थ्य। ठीक है, मानव स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ। तो हेल्थ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा होगा, वो होगा जल, यानी वाटर। और आपको पता है जल है तो कल है, स्वच्छ जल स्वच्छ कल। तो अगर आप जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जल को वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए जल है वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेव वाटर, जल को बचाएं और जल का सदुपयोग करें। ये अगर आप दुरुपयोग करते रहेंगे जल का तो आपके लिए भी हानि होगी और आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हानि होगी। तो जल है, तो जल के बारे में आपको पता है, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहले हम बात करते हैं जल का जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, जल के गुण। जल के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मैं बात करूं जल के गुण की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यानी जल के गुण क्या होने चाहिए, यानी कैसा जल हमें पीना चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए जल के जो हम पी सकें। तो पहला जो गुण है वो कौन सा है, नंबर फर्स्ट गुण है जल कैसा होना चाहिए, जल में आंखों से दिखाई देने वाले, आंखों से दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। ठीक, तो जो जल होता है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जल के अंदर, वो अगर हमें दिख जाते हैं तो क्या आप जल पीते हो, ऐसा नहीं पीते हो। तो जल का पहला गुण है जल में जो आंखों से दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो नहीं होने चाहिए। दूसरा गुण, इनमें आंखों से दिखने वाली वनस्पति नहीं होनी चाहिए। आंखों से दिखने वाली वनस्पति नहीं होनी चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए। तो आपको दो गुण हो गए,
आंखों से दिखाई देने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। वनस्पति अगर जल है उसमें कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको, क्या वो जल पियोगे? नहीं पिएंगे आप। वनस्पति है उसके अंदर तो वो जल भी आप नहीं पिएंगे, तो यानी वनस्पति भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो गुण है वो क्या होना चाहिए, यानी जल का पीएच क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आपके क्या हैं, जल के गुण हैं। पीएच हम आगे पढ़ेंगे, लेसन हमारा जो 5 है उसमें पीएच स्केल के बारे में पूरी डिटेल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीएच संतुलित यानी शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 है ना, जिसका मान पीएच मान 7 होता है वो क्या होगा? उदासीन होगा, न तो वो अम्लीय होगा और न वो क्षारकीय होगा, उदासीन होगा। तो ये जल के 3 गुण हैं, मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी दे रखा है कि जल के कौन कौन से गुण हैं, जल के क्या गुण हैं। तो जल के 3 गुण हैं, मैंने आपको बता दिए, याद होने चाहिए। अब हम लिखते हैं, हमारा टॉपिक है वो अगला, वो है जल यानी स्वच्छ जल के लाभ। यानी अगर आप स्वच्छ जल पीते हो, ठीक है, प्योर जल पीते हो, शुद्ध जल पीते हो, उसके क्या क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो शुद्ध जल के लाभ, जो हमारा अगला जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? शुद्ध जल के लाभ। तो आपको पता है अगर आप शुद्ध जल पी रहे हो तो जल के उसके क्या क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ मैं बता देता हूं आपको, अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल पीते हो तो जितने भी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल आते हैं। दूसरा जो इसका लाभ है वो कौन सा है? अगर आप पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल पी रहे हो तो आपके जो शरीर की चुस्ती फुर्ती है वो बनी रहती है। तीसरा जो लाभ है वो क्या है? अगर आप पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल पी रहे हो तो आप किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होंगे और आपके कोई संक्रामक बीमारियां नहीं होगी। 3 लाभ। चौथा लाभ, अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल पी रहे हो तो आपके जो शरीर की चर्बी होती है, वसा का जो है ना, जमना, वो चर्बी कहलाती है, ठीक है। तो अनियंत्रित रूप से जमना चर्बी होती है ना, मोटापा बोलते हैं उसको, हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है। तो जो चौथा लाभ है वो क्या होना चाहिए? अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल पी रहे हो तो आपके शरीर में चर्बी नहीं होगी। चौथा लाभ, अगर आप शुद्ध जल पी रहे हो, पर्याप्त मात्रा में पी रहे हो, रोजाना 8 से 10 गिलास पी रहे हो, तो आपके शरीर में एलर्जी नहीं होगी। और छठा लाभ, आप अगर पर्याप्त मात्रा में जल पी रहे हो तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी के शिकार नहीं होंगे, आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, आपके जो शरीर में जो इतने अपशिष्ट पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, अगर आपके शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा है तो वो बाहर निकल जाएंगे। ये है जल के लाभ, शुद्ध जल के लाभ। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर हम शुद्ध जल पी रहे हैं तो उसके क्या क्या लाभ है। तो ये मैंने आपको 5 है लाभ बता दिए हैं, लिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको जल के लाभ मैंने बता दिए हैं और आपको याद भी होंगे कि क्या क्या लाभ है। इतना तो आप रोजाना जल पीते हो, जल अगर नहीं पियोगे तो आपको पता ही है कहाँ चले जाओगे। तो जल बिना वो जीवन संभव नहीं है। 2 टॉपिक हो गए जल के बारे में। जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकता है, दूषित जल के दुष्प्रभाव। जो हमारा तीसरा जल का टॉपिक है वो क्या है? दूषित जल के दुष्प्रभाव। यानी जो जल होगा दूषित, उसका भी आपको पता है क्या प्रभाव होने वाले। अगर आप दूषित जल पी रहे हो तो क्या आप सही पी रहे हो? क्या आप स्वच्छ रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि दूषित जल होता है उसके अंदर जीवाणु भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं जिनको, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कृमि भी हो सकता है। यानी कई जो बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो दूषित जल में पाए जाते हैं। और जो जल हम दूषित पिएंगे शरीर के अंदर वो जाएगा तो वो जो वायरस
जीवाणु, बैक्टीरिया यानी प्रोटोजोआ, ये सब क्या हो जाएंगे, शरीर के अंदर एक्टिव हो जाएंगे और अपनी प्रजातियां विकसित करेंगे, जिससे भयानक बीमारियां, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, ये रोग हो सकते हैं। तो आपको पता है दूषित जल के दुष्प्रभाव, तो मैं लिखा रहा हूँ एक दो जो इंपॉर्टेंट हैं वो लिखा देता हूँ। दूषित जल के दुष्प्रभाव से क्या होगा, दूषित जल पीने से संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। संक्रामक बीमारियां कौन सी होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ठीक है, जैसे कोरोना फैल रहा है ना वैसे। तो संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। संक्रामक बीमारियां कौन कौन सी होती है, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिस, ये क्या है, सभी संक्रामक बीमारियां। तो ये दूषित जल पीने से संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं। साथ में एक जो हमारे एक नंबर का आगे क्वेश्चन आपके, जो राजस्थान में फैला पुराना रोग है जिसको नारू या बाला रोग बोलते हैं, नारू या बाला रोग बोलते हैं, ये राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इसका प्रकोप हुआ था। और राजस्थान से ये 1997 से इसकी कोई व्यक्ति नहीं मिला है बाला या नारू रोग से, और 2000 में पूरे भारत से ये क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आज भी इसके एक दो पेशेंट मिलते हैं बाला या नारू रोग के। तो ये रोग क्या होता है, कौन सा इसका रोगजनक होता है, वो रोगजनक कैसे फैलाता है, इसके रोग के लक्षण क्या हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो क्या करता है, जो रोगजनक होता है ना, मेनिनेसिस, डेकनकुलेस मेनिनेसिस, ये क्या करता है, जो जल होता है ना, दूषित जल में ये पाया जाता है। जब ये दूषित जल लोग पीते हैं, मनुष्य पीते हैं, तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है डेकनकुलेस मेनिनेसिस। अब प्रवेश करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी संततियां पैदा करेगा, और जो पैर होते हैं, पैर, उसमें से घाव के साथ वो धागे की नुमा संरचना के साथ बाहर निकलता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं, कैसे रोग होता है, तो आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट एक नंबर क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो जल में ही है, इंपॉर्टेंट लगा दो चाहिए आप इसको। दूषित जल के दुष्प्रभाव में जो रोग है एक आपके दे रखा है, बाला या नारू रोग। तो बाला या नारू रोग क्या होता है, यानी बाला या नारू रोग है, उसका रोगजनक कौन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका रोगजनक बताओ। तो रोगजनक इसका कौन है, यानी रोगजनक क्या होता है, जो रोग फैलाता है ना उसको रोगजनक बोलते हैं। तो इसका रोगजनक कौन है, ड्रेकन कुलस मेनिनेसिस, ड्रेकनकुलस मेनिनेसिस, ये इसका क्या है, रोगजनक है। यानी ये क्या है, इसको और बता देता हूं, ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है, कर्मी है, क्या है, एक प्रोटोजोआ कर्मी है। तो ये कर्मी क्या करता है, दूषित जल में पाया जाता है। जब इस दूषित जल को पिएंगे मनुष्य या कोई व्यक्ति पिएगा, तो ये डेकनकुलस मेनिनेसिस कर्मी उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, और शरीर में प्रवेश करने के बाद वो अपने लक्षण प्रकट करने लगेगा। और लक्षण कैसे, जो हाथ पैर होते हैं उनसे क्या, जो छाले होते हैं ना, छाले घाव बनकर ये फूटता है, उनके पैरों में से नीचे से फूटता है, और एक दागेनुमा संरचना निकलती है, जो क्या होता है, ये डेकनकुलस मेनिनेसिस ही होता है, ठीक है। तो ये जल से के अंदर से हम पीते हैं, और ये दागेनुमा संरचना के रूप में शरीर में चकते कर देता है, घाव कर देता है। तो ये बहुत ही भयानक रोग था। तो 1997 के बाद में राजस्थान इसका बाला या नारू रोग उन्मूलन चलाया गया। पहले तो 1997 में इसका कोई भी रोगी नहीं मिला राजस्थान में, और 2000 से भारत में इसका कोई रोगी नहीं मिला है। तो आपको याद रखना है, बाला
या नाड़ू रोग क्या है, इसका रोगजनक क्या है, ड्रेकनकुलस मेनिनेसिस है। लक्षण क्या है, लक्षण व्यक्तियों में घाव पैदा करना है, इसका घाव पैदा करता है, तो ये इसके लक्षण हैं बाला रोग के। और ये आपको इतना याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बाला या नाड़ू रोग का जो रोगजनक है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, ड्रेकनकुलस मेनिनेसिस है। तो बच्चों आपको यहाँ पर बाला या नाड़ू रोग समझ में आ चुका है। जल के दुष्प्रभाव आपको पता है, अगर हम दूषित जल पिएंगे तो उससे कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां, हैजा पेचिस, टाइफाइड एंड और भी अदर्स जो डिजीज है वो हो सकती हैं। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव भी आपको पता चल गए हैं। स्वास्थ्य पर ये जल क्या प्रभाव, दूषित जल क्या प्रभाव डालता है मैंने आपको बता दिया है। और जो बाला या नाड़ू रोग था उसका रोगजनक बता दिया है, इसके लक्षण बता दिए हैं। तो अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो लेसन है वो समझ में आ रहा होगा। बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूं मैं, अच्छा सा अच्छा देने के लिए आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, ये मेरी तीसरी रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना है वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके पास पहुंचेगी आपके माध्यम से, तो वो आपका भी क्या भला मानेंगे। ठीक है, तो आप कर भला तो हो भला। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, मोटापा। ठीक है, मोटापा जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओबेसिटी। ठीक है, तो मोटापा क्या है, मोटे लोग आपने देखे हुए हैं। ठीक है, तो मोटे लोग कैसे होते हैं, मोटापा वो स्थिति है जिसमें जो इसके उनके शरीर की जो चर्बी होती है, वसा, वो अनियंत्रित रूप से उनके शरीर पर जमने लगती हैं और वो चर्बी या वसा क्या करती है, उन पर हानिकारक प्रभाव डालती है, हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। तो वो ही मोटापा होता है। यानी मोटापा वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति पर वसा का, व्यक्ति के शरीर पर वसा का अनियंत्रित जमाव मोटापा कहलाता है, मोटापा कहलाता है। तो आपको मोटापा की परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। यानी मोटापा वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति के शरीर होता है उस पर वसा का क्या होता है, अनियंत्रित जमाव होने लगता है, तो वो मोटापा कहलाता है। तो अब आपको पूछ लिया जाए मोटापा किस कारण होता है, तो मोटापा के कारण भी हैं, मोटापा से कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपको परिभाषा समझ में आ चुकी है। तो हम अब इसके कारण यानी मोटापा कैसे होता है या रोग, कौन सा टॉपिक आप पहले ले लो। मोटापा के कारण उत्पन्न रोग। तो मोटापा के कारण कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर एक निद्रा कालीन रोग, यानी व्यक्ति को अगर मोटापा हो रहा है तो उसको नींद नहीं आती है। दूसरा श्वास संबंधी रोग, यानी श्वास से संबंधित रोग हो जाते हैं, संबंधी रोग।
तो श्वास से संबंधित रोग हो जाते हैं। और तीसरा रोग क्या है, जो अगर व्यक्ति ज़्यादा मोटा है तो उसको चलने फिरने में यानी उनकी हड्डियाँ क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो हड्डियों का जुड़ना और क्या हो सकता है, मोटापा वालों को जो हृदय है, हार्ट बीट, हृदय रोग हो सकता है, तो हृदय रोग भी हो जाता है, हृदय रोग। तो ये रोग मोटापा के कारण होते हैं। तो मोटापा के कारण कौन कौन से रोग, नींदाकालीन रोग हो जाता है, जिसे नींद नहीं आती व्यक्तियों को रात को, श्वास संबंधी उनका श्वास से संबंधित अस्थमा रोग हो जाती हैं, श्वास नहीं आता है, श्वास फूल जाती है, कहते हैं ना हड्डियों का जुड़ना, ही हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, जो मोटे लोग उनकी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, जिसे आउटू हाइपोथायराइड रोग बोलते हैं। और हृदय रोग यानी हार्ट रोग भी हो सकता है उनके, हार्ट डिजीज। तो ये है मोटापा के कारण उत्पन्न रोग। अब आपसे पूछ लें कि मोटापा का कारण क्या है, मोटापा का कारण, तो मोटापा का कारण, तो मैं कारण बता रहा हूं, कारण, मोटापा का कारण यानी मोटापा कैसे होता है। तो नंबर पहला कारण क्या है, व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आजकल जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जंक फूड भोजन यानी शहर के व्यक्ति ज़्यादा मोटे होते हैं भोजन करने से शहर के व्यक्ति क्या करते हैं, जंक फूड भोजन करते हैं, यानी पिज्ज़ा बर्गर ये खाते हैं। और गांव वाले क्या करते हैं, उनको बेचारे को मिर्च रोटी मिलती है उन सभी को, इसलिए कहाँ से मोटे होंगे। तो जंक फूड भोजन शहर वाले करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मोटे होते हैं। एक तो जंक फूड भोजन करने से, दूसरा कारण क्या है, व्यायाम न करने से। तीसरा कारण ऊर्जा युक्त भोजन करने से, यानी जो भोजन है उसमें अगर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा है तो मोटापा बढ़ सकता है, ऊर्जा युक्त भोजन। और जो वसा युक्त भोजन है उनका भी ज़्यादा सेवन करने से मोटापा हो जाता है। तो ये मोटापा के कारण हैं, जंक फूड भोजन, व्यायाम न करना, ऊर्जा युक्त भोजन करना, वसा युक्त भोजन करना। ठीक है, तो अब हमारा जो ये आपको मैंने बता दिया मोटापा, और एक आपके नाम आया है यहाँ पर लेसन में BMI, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर भार सूचकांक, अब ये होता क्या है, यानी इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति होता है, उसकी जो हाइट होती है ना, हाइट उसके हिसाब से उसमें वजन होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना हाइट के हिसाब से तेरे में वजन सही है। तो हाइट के हिसाब से अगर वजन सही है तो वही किसमें, इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, शरीर भार सूचकांक। तो मैंने ये मोटापा आपको बता दिया है एकदम अच्छी तरीके से, और आपको समझ में भी आ चुका है। और हम अब अगला हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, रक्तचाप। हमारा अगला जो टॉपिक है वो फटाफट हम कर लेते हैं, रक्तचाप। इसका दूसरा नाम कौन सा है, रक्त दाब, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर से हम शॉर्टकट फॉर्म क्या बना सकते हैं, बीपी। और आपने बीपी का नाम जरूर सुना है, बीपी उसकी लो हो गई, बीपी उसकी हाई हो गई, तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर होता है। अब रक्तचाप होता क्या है, रक्तचाप होता क्या है, यानी जो हमारे शरीर की रक्त वाहिनियां होती हैं,
जिनको हम नसें बोलते हैं, उनके अंदर से क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, अब वो रक्त है ना क्या करता है, उन नसों पर दबाव डालता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, रक्तचाप या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको मैं बता देता हूं। यानी रक्तचाप की परिभाषा रक्तवाहिनियों द्वारा, ठीक, रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, जो रक्तवाहिनियां होती है, नसें होती है, उन रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा डाला गया दबाव या दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि रक्त दाब को किस में मापते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को किस में मापते हैं, किस यंत्र से मापते हैं, तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर को स्फाइगनोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, रक्त दाब मापी यंत्र। ठीक है, तो बीपी को स्फाइगनोमीटर रक्त दाब मापी यंत्र से मापते हैं। तो आपको याद रखना है कि बीपी को किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं, बीपी को तो स्फाइगनोमीटर के माध्यम से मापते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रक्तचाप या रक्तदाब ब्लड प्रेशर के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। मैं आपको बता रहा हूं 2 प्रकार कौन कौन से आपको लिखना है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। प्रकार, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी बीपी के ब्लड प्रेशर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर पहला कौन सा, पहला प्रकार कौन सा है, नंबर 1 बोलते हैं ना, निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। तो एक तो होता है निम्न रक्तदाब और दूसरा प्रकार कौन सा है, उच्च रक्तदाब, यानी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये 2 प्रकार के रक्तदाब होते हैं। एक तो निम्न, जिसको क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर, और इसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, रक्तदाब के प्रकार होती हैं 2। निम्न, अब निम्न में क्या होता है, निम्न में क्या होता है कि जो रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है उसका क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये कोई रक्त वाहिनी है, ठीक, रक्त वाहिनी है यानी नसें हैं। अब इसमें क्या बह रहा है, ये रक्त बह रहा है इधर से, ठीक है, रक्त बह रहा है। अब इसकी मात्रा मान लो ये फुल रक्त बह रहा है, मीडियम साइज का रक्त बह रहा है इसमें। अब इस रक्त की मात्रा यानी रक्त वाहिनी में रक्त की मात्रा का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी इसमें से हम कम कर देते हैं कुछ रक्त, ये कम कर दिया हमने, अब इतने रक्त बह रहा है, ठीक है। तो रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब बोलते हैं। अब निम्न रक्तदाब से होता क्या है, निम्न रक्तदाब से होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है और उनमें रक्त का प्रवाह अगर कम हो रहा है तो वो अंग हैं, जिन अंग से ये रक्त प्रवाह कम हो रहा है वो अंग काम करना बंद कर देंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो इससे क्या हो सकता है, जो हृदय होता है, हृदय क्षतिग्रस्त हो सकता है। और ऐसे कई अंग हैं जिनमें अगर रक्त का प्रवाह कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो है, तो वो अंग काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है उच्च रक्तदाब। अब क्या होता है कि ये रक्त वाहिनियां होती है ना, इनमें रक्त का क्या हो जाता है, प्रवाह अधिक हो जाता है, यानी मीडियम साइज से सामान्य लेवल से हाई लेवल का रक्त इसमें बहने लगता है, यानी ज्यादा रक्त प्रवाह करने लगता है रक्त वाहिनियों में। तो वो रक्त क्या करता है, वो रक्त कौन सा कहलाता है, कौन सा दाब कहलाता है, कौन सा दाब डालेगा, उच्च रक्त दाब कहलाता है। और उच्च रक्त दाब
से क्या होती है, कैसे होता है उच्च रक्तदाब, कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, कारण उच्च रक्तदाब का कारण, तो पहला कारण है कोई व्यक्ति भ्रमित होता है, भ्रम पैदा करता है अपने मस्तिष्क में। दूसरा कारण धूम्रपान करता है। तीसरा शराब पीता है। चौथा कारण क्या है, हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर का मैं कारण बता रहा हूं कि उच्च रक्तदाब किस कारण होता है। एक तो भ्रम पैदा करने से, धूम्रपान करने से, शराब पीने से और कम व्यायाम करने से, ठीक है, कम व्यायाम करने से और वसायुक्त भोजन करने से, वसीय भोजन करने से। यानी डॉक्टर आपका बीपी चेक करता है तो वो अगर उसको उच्च रक्तदाब है तो उसको कहता है डॉक्टर कि आप है ना घी कम खाया करो। वैसे भोजन कौन सा होता है, घी तेल युक्त भोजन है ना, वो कम खाया करो। तो ये कारण है उच्च रक्तदाब के। अब आपसे पूछ ले कि उच्च रक्तदाब को कैसे कम किया जा सकता है, तो उच्च रक्तदाब को मैंने ये जो कारण बताए ना, इन कारणों को आप क्या कर दो, करना बंद कर दो। यानी आप भ्रम पैदा जो मस्तिष्क में होते हैं वो पैदा बंद कर दो, धूम्रपान छोड़ दो, बंद कर दो, शराब छोड़ दो, आप व्यायाम रोजाना करो। यानी रोजाना आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, जिससे आपका उच्च रक्तदाब है वो लो हो सकता है। और वसीय भोजन है ना वो करना बंद कर दो। तो ये आपको मैंने उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब बता दिया है, रक्तदाब के प्रकार। अब आपसे अगर पूछ ले कि रक्तदाब सबसे पहले किस में मापा गया, तो रक्तदाब है वो सबसे पहले घोड़े में मापा गया। तो किसने मापा, स्टीफन ने घोड़े में सबसे पहले रक्तदाब मापा, ठीक है, रक्तदाब मापा। अब आपको पूछ ले कि स्टीफन हेल्स था। अब आपको पूछ ले कि रक्तदाब की परिभाषा किसने दी, तो इसकी परिभाषा, रक्तदाब की परिभाषा किसने दी, इसकी परिभाषा वो कापलन ने दी। कब दी आपको पूछ ले, तो 1733 में दी, ठीक है, 1733 में। तो ये आपका रक्तदाब हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, खनिज कुपोषण पढ़ा, जल के बारे में पढ़ा, जल के सब गुण और जल के दुष्प्रभाव, जल के लाभ पढ़ी। उसके बाद हमने मोटापा पढ़ा, मोटापा का कारण पढ़ा, मोटापा से होने वाले रोग पढ़े, मोटापा को कैसे कम किया जा सकता है। और जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो कौन सा था, रक्तदाब था। और रक्तदाब में क्या पढ़ा हमने, रक्त के 2 प्रकार होते हैं रक्तदाब के, एक तो उच्च रक्तदाब, एक निम्न रक्तदाब, और इनको कम कैसे किया जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।